हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन 5 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ पर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ अ सेल ऑर्गेनेली। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। उनमें से हमने एक ऑर्गेनेली को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, वो थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा था कि दो न्यूक्लियस की ही कहते हैं कि ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी की एक्सटेंशन होती है और पूरे सेल में फैली होती है। और ये दो प्रकार की होती है। कैसे? एक तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ जो दूर से हमें कैसे दिखाई दे, रफ़, और जिस पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। तो बच्चों याद करने का तरीका है आर से रफ़, आर से राइबोसोम। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का वो भाग है जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है राइबोसोम क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो बेसिकली अगर पूछा जाए रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है टू मेक प्रोटीन्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भाग होता है ईआर का जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो ये भाग यूज़लेस नहीं होता, इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे इट स्टोर फैट एंड एंजाइम्स, हॉर्मोन्स। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ईआर के ईआर का बेसिकली फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक स्केलेटन की तरह काम करता है। जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल द्रव नहीं होता बेटा, वो उसमें थोड़ा बहुत स्केलेटन सिस्टम होता है, जैसे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ये सोल्ड सब्सटेंस क्या करते हैं, हर ऑर्गेनेली अपनी ही पोजीशन पे स्टेबल होती है। थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि सेल ऊपर नीचे होते हैं तो ऑर्गेनेली भी ऊपर नीचे हो जाएंगी। बेसिकली वहाँ जाल बिछा होता है, तो ये जाल इन ऑर्गेनेलीज को अपनी ही जगह पर रखने में मदद करता है। तो एक तरह से ये हमें साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि एससीआर हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स, और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स की फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस। तो स्टूडेंट्स, द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गोल्जी एपरेटस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जाती है मेम्ब्रेन के बारे में, कि ईआर गोल्जी एपरेटस ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब इनके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो याद रखना, ईआर और गोल्जी एपरेटस आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। It consists of system of membrane bound vesicle arranged approximately parallel to each other in stacks called cisternus। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के क्या ईआर, और ईआर की ही एक्सटेंशन क्या होती है, गोल्जी एपरेटस। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको याद करने के लिए बता देती हूँ कि न्यूक्लियस क्या है, ग्रैंडफादर, ईआर क्या है, सन, और गोल्जी एपरेटस क्या है, ग्रैंडसन। तो अगर इनका ओरिजिन पूछा जाए, ये बस ट्रिक होती है बेटा याद करने की कि कैसे हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना ईआर, ईआर से क्या बना, गोल्जी एपरेटस। तो यह भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती है। वेसिकल मतलब ये हमें पैरेलली प्रेजेंट दिखाई देती है सेल के अंदर, और इसका जो कॉर्नर होता है बिल्कुल एपेक्स पर, वहाँ पर जैसे ही मटेरियल इसके अंदर पैकिंग होती है, ये अपने आप को थैलियों के रूप में जो कॉर्नर पार्ट होता है वहाँ से डिटैच करता रहता है। इसकी स्ट्रक्चर आपको मैं जो आपका असाइनमेंट है उसमें वर्कशीट है उसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूँगी। बाकी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एनसीईआरटी इज़ सेइंग अबाउट गोल्जी एपरेटस। तो स्टूडेंट, अभी हमें कितनी बातें पता चली कि सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और ये कहीं ना कहीं ईआर की ही एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर आपको पैरेलल जो है पतली पतली ट्यूब दिखाई देंगी जिसे हम सिस्टर्न्स के नाम से जानते हैं। सिस्टर्न्स हम ये पढ़ चुके हैं
कहाँ पर ER में सिस्टर्नी पड़ी थी ना, वैसे ही यहाँ पर जो फ़र्क इतना है कि ER में सिस्टर्नी रैंडमली अरेंज्ड होती है, यहाँ पर पैरेलली अरेंज होती है। दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात तो बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी कि ये ER की ही एक्सटेंशन है। और ER कहाँ से आया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि गोल्जी एपरेटस कहीं ना कहीं ER से कनेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द मटीरियल्स। अब आगे हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं गोल्जी एपरेटस के। तो स्टूडेंट्स, ये अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, तो आप यहाँ से शुरू कर देंगे फंक्शंस को। द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। तो स्टूडेंट्स, गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है? ER से बनने वाले मटीरियल्स को क्या करना? पैकिंग करना और उसको डिस्पैच मीन्स उसको ट्रांसपोर्ट करना जहाँ पे सेल के उस भाग में जहाँ पे उस मटेरियल की ज़रूरत है, या सेल के एक सेल से दूसरे सेल में। तो गोल्जी एपरेटस बेसिकली पैकिंग का काम करता है मटेरियल्स का, और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसकी दो मेन फंक्शंस है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ER से बनने वाले जो भी मटीरियल गोल्जी एपरेटस के पास आते हैं तो एक थैलियों के रूप में आते हैं, और वो थैलियाँ गोल्जी एपरेटस के साथ क्या कर जाती हैं? फ्यूज़ हो जाती हैं, और जो मटेरियल है वो गोल्जी एपरेटस में छोड़ देती हैं। अब गोल्जी एपरेटस क्या करता है? अगर उसमें कुछ और ऐड करना होता है उसमें ऐड करता है, और उसकी थैलियाँ बना के एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसपोर्ट करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। और यहीं पर जो हमें कॉम्प्लेक्स शुगर देखने को मिलती है, सिंपल शुगर से जो कॉम्प्लेक्स शुगर हमें मिलती हैं वो बेसिकली गोल्जी की एपरेटस में ही बनती हैं। द गोल्जी एपरेटस इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो एक बात और आपने याद रखनी है कि गोल्जी एपरेटस से ही कई बार क्या होती हैं, जो थैलियाँ खाली ही निकल आती हैं, तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उसमें कुछ एंजाइम्स भर देता है। तो मटेरियल तो उनमें होता नहीं, कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? जो डेड डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और उन्हें हम लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बना? ER से क्या बना? गोल्जी एपरेटस से क्या निकल रही हैं? छोटी छोटी थैलियाँ जिसमें हम मटेरियल ना होकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, दैट इज़ लाइसोसोम्स। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो ऑर्गेनेलीज हैं इंटर कनेक्टेड है विद ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप डायग्राम्स की सहायता से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो डायग्राम्स में आपको आपके रिटर्न वर्क में आपको मिल जाएंगे। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गोल्जी एपरेटस फ्रॉम दैट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, now come to the discovery of Golgi apparatus. कैमिलो गोल्जी वॉज बोर्न एट कोर्टेनो नियर ब्रेसिका इन 1843। कैमिलो गोल्जी का जन्म कोर्टेनो में हुआ था अराउंड 1843। 18वीं शताब्दी के साइंटिस्ट हैं। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यू टू वर्क इन पाविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो ग्रेजुएट हुए उन्होंने एक अस्पताल में नौकरी करनी शुरू कर दी। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। बेसिकली वो किस पर स्टडी कर रहे थे? वो नर्वस सिस्टम पर स्टडी कर रहे थे। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल। 1872 में उन्हें एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया हॉस्पिटल में। तो ही फर्स्ट for the chronicle sick at Abbiate Grasso, he first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital, which he converted into lab. हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट सभी को पता है पेशेंट आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर जो लैब होती हैं वो बहुत ही बिजी होती है। तो उन्होंने अपने इस इन्वेंशन के लिए एक स्पेशल जो हॉस्पिटल का किचन था उसको लैब में तब्दील कर दिया था। ये उनकी एक तरह से प्राइवेट लैब थी। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, लेकिन जो वो काम कर रहे थे वो बहुत ही काम का था। विच गोल्जी कैरिड आउट वॉज अ रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्ट्रेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। तो यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने नर्व सेल को पहली दफ़ा स्टेन किया था। और इन्होंने किसका नर्व सेल पहले लिया? सबसे पहले इन्होंने किसका नर्व सेल लिया था जिसमें इन्होंने गोल्जी एपरेटस डिस्कवर किया था? इन्होंने आउल का नर्व सेल लिया था।
याद रखना, हाँ जी, उल्लू, आउल का। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिस मेथड इज़ रेफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन, और इसी को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो स्टेनिंग की जाती है उसको ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि दिस मेथड यूजेज अ वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट and is particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramification of cells। तो बेसिकली किस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है स्टेनिंग के लिए, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। Although his life he continued to work on these lines, modifying and improving this technique। सारी उम्र उनकी इसी में व्यतीत हो गई, इसी इन्वेंशन में के फर्दर ये डिस्कवरीज मतलब इसी इन्वेंशन के लिए आगे आगे वो काम करते गए। गोल्जी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, और गोल्जी को अपने काम के लिए अवार्ड भी दिया गया। ही शेयर द नोबेल प्राइज़ इन 1906। 1906 में उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। विद सैंटियागो रैमोनी कैजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया कैजल के साथ, जो कि काम कर रहे थे नर्वस सिस्टम पर ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट इज़ कि गोल्जी एपरेटस किसने डिस्कवर किया, कैमले गोल्जी ने। दूसरा, उन्होंने कौन से सेल से डिस्कवर किया, नर्वस सिस्टम से। किस एनिमल का सेल लिया, आउल का। और उस वो स्टेनिंग के लिए कौन सी डाई यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। और उनके इस मेथड को क्या नाम दिया गया, ब्लैक रिएक्शन। और उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, इन 1906। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं जो आप अपनी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे आपके घरों में डस्टबिन होता है, ऐसे ही लाइसोसोम्स भी सेल के अंदर यही काम करता है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। अब लाइसोसोम्स का काम क्या है कि या तो बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करना, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, कोई जर्म बाहर से आता है सेल के अंदर, या फिर जो ऑर्गेनेल्स पहले से ही सेल में प्रेजेंट और बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, कटफट गई हैं, तो उनको भी डाइजेस्ट करना। Foreign material entering the cell such as bacteria, food as well as old organelles end up in the lysosome। इस तरह से लाइसोसोम सेल के अंदर जमा होने वाले जितना भी ये कचरा है उसको साफ़ करने का काम करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और ये टुकड़े फिर से क्या करते हैं, इट एब्जॉर्ब बाय द अदर ऑर्गेनेल्स फॉर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो सेल में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, जो टूट जाता है वो भी दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू do this because they contain powerful digestive enzymes capable of break down all organic matter। लाइसोसोम्स में ना स्पेशल तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो सेल में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ गया, तो ये लाइसोसोम्स टूट जाते हैं और कई बार जब ये जैसे ही टूटते हैं अपने खुद के सेल को ही डैमेज कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वाई लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर बात की जाए लाइसोसोम्स की, ये गोल गोल थैलियाँ होती हैं और इनके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर क्या भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER। और ये एंजाइम्स कहाँ से आए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। अब आपको हो गया कि लाइसोसोम्स का RER से क्या संबंध है। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ER बना, तो RER उसी की टाइप हुई। और ER से क्या बना, गोल्जी, और गोल्जी से क्या बन रहे हैं, लाइसोसोम्स। तो कहीं ना कहीं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। देन कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP।
तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ आई है एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ग्रुप होता है, उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं और यहाँ से क्या होता है, एनर्जी मिलती है जो हमें शरीर के विभिन्न कामों को काम करने में हेल्प करती है। इसी वजह से एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। करेंसी क्या होती है, किसी भी देश की मुद्रा को करेंसी कहा जाता है। और जिस मॉलिक्यूल्स जिस सब्सटेंस से हमें एनर्जी मिल रही है वो एक तरह से करेंसी का ही काम कर रहा है सेल के अंदर, तो इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। अब ये ATP हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये ATP में एनर्जी स्टोर होती है और ये हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि अभी तक हमने पढ़ा था ER, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, दे आर ऑल सिंगल मेम्ब्रेनस। याद रखना सिंगल मेम्ब्रेन होती है उनके बाहर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको डायग्राम देखकर ही पता चलेगा। जैसे ही मैं आपके पास डायग्राम भेजती हूँ आप ज़रूर इन दोबारा से रीडिंग करना और इस स्ट्रक्चर को मैच करके देखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 परतें होती हैं। जो बाहर की परत है वो पोरस है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा छिद्र हैं, छेद हैं, और अंदर वाली है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर रही है, मतलब अंदर वाली क्या है, फोल्डेड है अंदर की तरफ। तो अगर मैं बना के बताऊँ, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस है, और अंदर वाली क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो अंदर की तरफ फोल्ड है। तो जब भी आप कभी एनिमल सेल या प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरह से शेप बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी फास्ट बनी हुई है, अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो ये शेप थोड़ी और अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जैसे कि आप देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट दिस फोल्ड्स क्रिएट a large surface area for ATP generating chemical reactions। तो यहाँ ये अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है कि जितनी ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होगी उतना ही क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए। हमने पढ़ा है ना कि पावर हाउस है, पावर हाउस है तो बेसिकली यहाँ क्या बनते हैं, एटीपी। तो एटीपी को जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे, एटीपी बनते चले जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म इन द सेंस दैट दे have their own DNA and ribosomes, therefore mitochondria are able to make some of their own proteins। तो स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आगे आ रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल के अंदर तो डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पड़ा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए भी रखता है और प्लस इसके पास खुद का राइबोसोम है। लेकिन हमने पढ़ा था कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, और यूकैरियोट्स में कौन सा होता है, 80S। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेशक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, पर उनमें जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो राइबोसोम होता है 70S। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें एक बात पता चली है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहाँ एटीपी बनते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एटीपी जनरेशन के लिए, और प्लस इसके पास खुद का डीएनए है और 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ओनली प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी है कि अगर सेल की बात की जाए, प्लास्टिड सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलती है, प्लास्टिड हमें देखने को मिलती है प्लांट सेल्स के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड भी 2 प्रकार की होती, वैसे 2 तो नहीं 3 प्रकार की होती है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ क्लोरोप्लास्ट। हालांकि आप छोटी क्लास से पढ़ते आते हो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, पर आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड के अंदर ही आता है। On the basis of pigment, plastids are differentiated into 3 types। क्रोमो का मतलब होता है कलर। ऐसे प्लास्टिड
जो कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस, ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं। और प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, और जिनमें हरा रंग होता है या फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन प्लास्टिड को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोप्लास्ट के नाम से। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जैसे कि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जैसे कि हम छोटी क्लास में पढ़ के आए कि अगर किसी पत्ते का रंग ब्राउन है, रेड है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल होता है? यस, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। दूसरे जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल के इफेक्ट को मास्क कर देते, छुपा देते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफिल सभी लीव्स में प्रेजेंट होता है, चाहे उसका कलर ग्रीन हो चाहे ना हो। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और उनमें क्या स्टोर होता है? बेसिकली स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्टोमा। तो स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे कंटिन्यूस है, डबल फोल्डेड नहीं है। और प्लस यहाँ पे आपको थैली के आकार की थाइलाकॉइड्स देखने को मिलती है जो आपस में कनेक्टेड होती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इसका डायग्राम इसमें बुक में गिवन नहीं है। मैं आपको वर्कशीट में भेज दूंगी, आप वहाँ से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म ना कहकर हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्ट्रोमा। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म ना कहकर हम कहते हैं मैट्रिक्स। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आई है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला लिक्विड भाग है वो क्या है? स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले लिक्विड भाग को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो लिक्विडप्लास्ट आर क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस the internal organization of the plastid consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma। तो प्लास्टिड क्या करता है के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह हमारे जो प्लास्टिड है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, प्लस उसके पास राइबोसोम होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कौन सा? 70S, जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक कॉमन बात निकल के आई कि ऐसी दो ऑर्गेनेल्स है जिनके पास खुद का डीएनए है, लेकिन वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो सेल के न्यूक्लियस पे भी डिपेंड कर रही है। इसी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कोई भी ऐसे सेल ऑर्गेनेली बताओ जिनके पास खुद का डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से पढ़िए, और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो मैं आपको भेज दूँगी थ्रू योर टेक्स्ट वर्क। एंड कीप ऑन रीडिंग एंड ट्राई टू फाइंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाने हैं, तो बच्चों अगर आपको लगता है कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं तो आप उनको अपनी फिर नोटबुक में लिख सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ के साथ बताते जा रही हूँ और उनको क्वेश्चन की फॉर्म में भेज रही हूँ। आप उन क्वेश्चंस को यहीं से आइडेंटिफाई करके लिखेंगे एनसीईआरटी में से ही, और जो क्वेश्चन नहीं मिलते उनको मैं आपको लिख कर भेज रही हूँ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।